हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमडीआर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिले के बारे में। रिले क्या होती है, आप रिले को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे रिले को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में इंक्लूड करने के लिए, आप कैसे रिले के कनेक्शंस कर सकते हैं, आप कैसे रिले को माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस कर सकते हैं, और रिले के साथ प्रोटेक्शन सर्किट फ्री व्हील डायोड क्या होती है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगी। पहले पार्ट में मैं आपको पूरा रिले का थ्योरी बताऊंगा और दूसरे पार्ट में मैं आपको रिले के प्रैक्टिकल यूज़ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले रिले क्या होती है मैं वो जवाब दे देता हूँ। रिले एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है जो देखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये एक रिले है, इसमें 5 टर्मिनल हैं, 5 या 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है रिले कैसी है। ठीक है, ये रिले अंदर से कैसे दिखते हैं, ये रिले अंदर से अगर आप प्लास्टिक की कवर उतार देंगे तो ये कुछ ऐसी दिखने में होती है। ठीक है, और अलग अलग टाइप की रिले आती हैं। एक रिले ये है, ये ओमरॉन कंपनी की रिले है। ठीक है, ये लेकिन जितनी भी रिले मेरे पास हैं सब डैमेज्ड हैं। ठीक है, और अगर इसमें से कोई ठीक होगी तो उसको कैसे चेक करना है, रिले अगर ख़राब है या सही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके जो कनेक्शंस हैं पीछे, ये जो टर्मिनल्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है मल्टीमीटर की हेल्प से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये है कि रिले क्या है। तो रिले एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है जो इलेक्ट्रॉनिक, ये देखिए यहाँ पे कोयल है, तो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल अरेंजमेंट को कॉम्बिनेशन को मिलाकर बना हुआ होता है। ठीक है, और ये एक स्विच की तरह काम करती है बेसिकली। अब सवाल ये है कि अगर हमारे पास नॉर्मल स्विचेस अवेलेबल होते हैं तो हमें रिले की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो को देखते देखते पूरा पता लग जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे कि आपका टीवी है, तो टीवी का रिमोट जैसे आपका स्विच ऑन करने का बटन दबाते हैं तो टीवी कैसे ऑन हो जाता है, या एक रिमोट से चलने वाली लाइट या फैन कैसे ऑन हो जाता है, तो उसका जवाब है रिले। ठीक है, रिले हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटीज़ भी अवेलेबल अब हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली रिले होती है। मोटर ड्राइवर्स में भी रिले होती है, कोयल को ट्रिगर करने के लिए रिले हम यूज़ करते हैं। और जो हमारे पैनल्स होते हैं अलग अलग डिवाइसेस को ऑन करने के लिए, उनमें भी हम लोग रिले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है कि रिले कैसे काम करती है, उसकी थ्योरी को मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, तो रिले क्या करती है, अपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। अगर हम किसी वायर के अक्रॉस, ये एक सपोज करिए कि ये वायर है जिसके अक्रॉस मैंने ये बैटरी कनेक्ट की है। ठीक है, तो जैसे इसमें करंट फ्लो होगी तो वो करंट क्या करेगी, इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगी। ठीक है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमज़ोर होता है, बहुत वीक होता है। तो अभी क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, इस वायर के हम कॉयल यानी कि टर्न बनाएंगे, कॉयल बनाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो रिले के अंदर भी यहाँ पर एक कॉयल लगी हुई है, ये जो आप देख सकते हैं ये। ठीक है, ये एक कॉयल है। ठीक है, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने कॉयल बनाया, तो उस कॉइल्ड वायर को हमने सोलेनॉइड बोला। ठीक है, सोलेनॉइड, अगर मैं वायर के ऐसे टर्न बना देता हूँ तो ये एक सोलेनॉइड हो गई। आपने नॉर्मली एक नाम सुना होगा सोलेनॉइड वेल्व का। आपके घर में अगर एक्वागार्ड लगा हुआ है तो उसमें एक सोलेनॉइड वॉल्व लगा हुआ होता है जिसको एक्वागार्ड वाले एसवी बोलते हैं। ठीक है, और जो ऑटोमेटिक टैप्स होती हैं उनके अंदर भी सोलेनॉइड वेल्व होती है। ठीक है, तो सोलेनॉइड इसको हमने बोला। जैसे हम इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे तो एक मैग्नेट बन जाएगी। ठीक है, मैग्नेट बनने के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी, लेकिन इसका अभी जो मैग्नेटिज्म है, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, वो अभी भी कम है। तो उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर से एक मेटल डालेंगे। ये जो कॉयल है इसके अंदर एक मेटल डालेंगे। ठीक है, नॉर्मली सॉफ्ट आयरन डाला जाता है जो और इसके मैग्नेटिक फील्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब सवाल ये है कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रिले के अंदर कोयल है, मैंने अभी आपको दिखाया। तो होता क्या है, इस कोयल में एक रिले जो होती है वो कुछ ऐसी होती है दिखने में, अंदर से ऐसा सर्किट होता है। ठीक है, ये कोयल है जिसके 2 टर्मिनल हैं और इधर 3 कनेक्शंस और होते हैं। तो होगा क्या, इसके अंदर यहाँ पे एक मूवेबल पार्ट होता है, मेटल की स्ट्रिप होती है। अगर आप मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो सबसे ऊपर ये वाला पार्ट है ये मूवेबल होता है। ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा ये मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर हम ध्यान से देखें ये मूव कर सकता है, तो ये मूवेबल पार्ट होता है। अब होगा क्या,
जैसे ही हम इस कॉइल के अक्रॉस एक वोल्टेज लगाएंगे तो ये जो स्विच है, ये जो मूवेबल पार्ट है, ये नॉर्मली यहाँ रहता है, इस पोजीशन में है। तो जैसे ही हम इसको पावर के देंगे, एक वोल्टेज सप्लाई देंगे, तो ये वाला पार्ट जो है वो इधर जाके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो उसको इधर खींच लेगा और इस पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझनी होगी, अगर मैंने यहाँ पर वोल्टेज नहीं दी है, रिले की कोयल को ट्रिगर नहीं किया है, तो जैसे ये नॉर्मली यहाँ पे रिले पड़ी हुई है, ठीक है, तो इसमें अभी मैंने कोई ट्रिगरिंग नहीं दी है, कोयल पे कुछ नहीं कनेक्ट किया है, तो ये जो टर्मिनल है कॉमन वाला, इसको हम ये जो टर्मिनल है इसको कॉमन बोलते हैं, ये वाला टर्मिनल नॉर्मली इस पोजीशन में रहता है। ठीक है, तो ये इसके साथ क्लोज्ड है, इस वाले टर्मिनल के साथ। ये दो टर्मिनल हैं, कॉमन टर्मिनल इस वाले टर्मिनल के साथ नॉर्मली क्लोज्ड है, तो इसको हम एक एनसी बोलते हैं, इसका नाम है टर्मिनल का एनसी, नॉर्मली क्लोज्ड। दूसरा टर्मिनल अगर आप देखें तो वो ओपन है, वो इसके साथ इसका कोई कनेक्शन अभी नहीं है, तो इस टर्मिनल को हम बोल देते हैं एनओ या फिर नॉर्मली ओपन। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करते हैं नाम को। मैं मल्टीमीटर से कैसे एनओ और एनसी को आइडेंटिफाई करना है वो आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। ठीक है, अब ये तो हो गया कि जब हमने ट्रिगरिंग नहीं की। अब सवाल है कि जब हम जो हमारी रिले है उसकी कोयल में एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है मैंने, इस रिले की कोयल में एक वोल्टेज अप्लाई की है। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो स्विच था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो यहाँ से मैग्नेट जनरेट होगी वो इसको ऊपर की तरफ खींच लेगी इधर। ठीक है, ये मेटल का एक स्विच था तो उसको उसने ऊपर की तरफ खींच लिया, तो अब स्विच क्या है वो एनसी से हट गया है और एनओ पे कनेक्ट हो गया है, नॉर्मली क्लोज से हट गया है और एनओ पे कनेक्ट हो गया है। तो इस केस में हमारी रिले ऑन हो चुकी है, और जो ऊपर वाला केस था, ये वाला केस था, इसमें हमारी रिले ऑफ थी। ठीक है, अब अगला है कि हम रिले को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत बेसिक सा सर्किट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि आप रिले को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज करिए आपके पास एक रिले है जिससे आप एक बल्ब को, ये 220 वोल्ट एसी का एक बल्ब है मेरे पास जिसको आप ऑन ऑफ कराना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, बल्ब का एक पॉइंट तो एक टर्मिनल तो न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे, मान लेते हैं कि न्यूट्रल से कनेक्टेड है, और जो दूसरा टर्मिनल है यहाँ पे फेज आना चाहिए, तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको रिले के कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद होगा क्या, रिले का जो ये वाला कनेक्शन था एनसी नॉर्मली क्लोज्ड, उसको मैंने कहीं कनेक्ट नहीं किया, उसको मैंने हवा में रखा। तो हुआ क्या, ये वाला जो बल्ब का ये वाला टर्मिनल था ये हवा में है अभी, क्योंकि नॉर्मली अभी मैंने रिले को ऑन नहीं किया है, तो वो यहाँ कनेक्टेड होगा और उसको फेज नहीं मिलेगा। जो हमारा बल्ब है वो इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में हमारा बल्ब ऑफ होगा। अब होगा क्या, जैसे ही मैं रिले को यहाँ से ये स्विच ऑन कर देता हूँ तो रिले की कोयल ट्रिगर हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेट जो है वो इस स्विच को यहाँ खींच लेगी। ठीक है, और इस वाले एनओ वाले टर्मिनल को मैंने फेज से कनेक्ट किया हुआ है पहले से, तो हमारा ये जो स्विच था ये यहाँ से मूव होकर यहाँ चला गया और इसके थ्रू हमारे कॉमन वाले टर्मिनल पर फेज आ गया, जिससे हमारे बल्ब को फेज मिल गया। न्यूट्रल ऑलरेडी कनेक्टेड था तो हमारा बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल है सिर्फ समझने के लिए। अभी हो सकता क्या है कि मैं इन कनेक्शंस को चेंज भी कर सकता हूँ, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे कनेक्शन करते हैं, कैसी आपकी एप्लीकेशन है, वो आपको खुद डिज़ाइन करते टाइम ये डिसाइड करना होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा इसका अभी। तो दोस्तों दूसरे एग्जांपल के कनेक्शंस मैंने थोड़े से चेंज किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस वाले केस में हमने क्या किया है, ये हमारा सेम बल्ब था, उसका एक पार्ट मैंने जो था, एक साइड जो थी वो न्यूट्रल से कनेक्ट किया, और जहाँ पर फेज आना है टर्मिनल पे उसको मैंने एनओ पे कनेक्ट कर दिया और एनओ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या, कॉमन वाले टर्मिनल पे मैंने फेज डाला। ठीक है, कॉमन वाले टर्मिनल पे मैंने फेज डाल दिया, तो जब हमारी रिले ऑफ है, अभी मान लेते हैं कि हमारे रिले ऑफ है, हमने रिले को ट्रिगर नहीं किया है, तो हमारा जो फेज था वो एनसी पे जा रहा था। ठीक है, हमारा बल्ब उस केस में ऑफ होगा। ठीक है, और अगर मुझे बल्ब ऑन करना है तो मैं अब क्या करूँगा, रिले को ट्रिगर करूँगा। ट्रिगर करेंगे तो स्विच इधर मूव हो जाएगा और इधर मूव होगा तो एनओ पे फेज आ जाएगा, यहाँ से फेज आ जाएगा और हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सर्किट चेंज किया है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो हमारी कोयल है, जो हमारे रिले की कोयल है, उसको ट्रिगर कराने के लिए मैंने इस बार बीजेटी इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये यहाँ पे सिंबल छोड़ दीजिए, ये सिंबल कुछ ऐसा है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ है। अब होगा क्या, जो कोयल थी उसके एक टर्मिनल पे तो मैंने 5 वोल्ट डायरेक्टली डाल दिया। मान लेते हैं कि जो हमारी कोयल है उसको ऑन करने के लिए हमें 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है,
तो मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट कनेक्ट किया, यहाँ पे 12 भी हो सकता है, 24 वोल्ट भी हो सकता है, और AC कॉइल भी आती हैं वो भी हो सकता है। तो अभी मैंने 5 वोल्ट कनेक्ट किया, 5 वोल्ट कनेक्ट किया, और जो रिले का जो हमारी कॉइल थी उसका जो दूसरा टर्मिनल था उसको मैंने BJT के कलेक्टर पे कनेक्ट किया। एमीटर को मैंने ग्राउंड कर दिया और यहाँ से बेस टर्मिनल को निकाल लिया। और जैसे ही मैं बेस टर्मिनल पर माइक्रो कंट्रोलर से, आर्डुइनो से या ESP से एक सिग्नल भेजूंगा, हाई सिग्नल, सपोज मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट का सिग्नल भेजा, डिजिटल सिग्नल, वो क्या करेगा, BJT को ऑन करेगा, कलेक्टर और एमीटर आपस में शॉर्ट हो जाएंगे लगभग, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारे रिले में करंट, जो हमारी कॉइल है उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारी रिले ऑन हो जाएगी। तो ऐसे हम रिले को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इंटरफेस कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सपोज करिए कि यहाँ पर 12 वोल्ट होता, यहाँ पर 12 वोल्ट होता, और मान लेते हैं कि किसी वजह से हमारा जो ये BJT है वो ख़राब हो गया। ख़राब होने में, अगर ख़राब हुआ है तो कुछ भी हो सकता है BJT के अंदर, तो हो सकता है अगर कलेक्टर और बेस आपस में शॉर्ट हो गए तो ये 12 वोल्ट सीधा सीधा यहाँ से आपके MCU में चला जाएगा और आपके MCU को, ESP32 को या आर्डुइनो को ख़राब कर सकता है। तो यहाँ पर आप BJT के साथ साथ एक ऑप्टोकपलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्टोकपलर के बारे में जानने के लिए, सीखने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको ऑप्टोकपलर के बारे में सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस वाले सर्किट में क्या होगा, अगर हम बेस पर, ट्रांजिस्टर के बेस पर हाई वोल्टेज देते हैं तो वो बल्ब को ऑन कर देगा। कैसे ऑन करेगा वो आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर खुद से समझने की कोशिश करिए, हालांकि मैं ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बेस पर अगर हम लो सिग्नल देते हैं, यानी कि 0 वोल्ट देते हैं, तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। MCU माइक्रो कंट्रोलर यूनिट मैंने यहाँ पे लिखा है ये, ठीक है। तो ऐसे आप माइक्रो कंट्रोलर से बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपका माइक्रो कंट्रोलर जो है वो आपके फ़ोन से कनेक्टेड हो, ब्लूटूथ से या फिर वाईफाई से। तो आप अपने फ़ोन से बल्ब को कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ बेसिक है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो है रिले की रेटिंग्स, या फिर रिले को कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है। तो रिले, जो हमारे पास ये रिले हैं, 2 रिले हैं, ठीक है। तो ये AC में भी काम करती हैं और DC में भी काम करती हैं। तो आपको क्या करना है, रिले में 2 तरह की रेटिंग होती हैं, ठीक है। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा रिले के ऊपर, और ये रेटिंग्स नॉर्मली रिले के ऊपर लिखी हुई होती हैं, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन कैसी हो सकती है, DC लोड भी हो सकता है और AC लोड भी हो सकता है, ठीक है। तो एक तो ये कैटेगरी आ गई। दूसरी कैटेगरी आ जाती है कि आपको जब सेलेक्ट करनी है अपनी जो रिले है उसको सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पे नॉर्मली 2-3 पैरामीटर आपको देखने होते हैं। पहला तो है कॉइल की रेटिंग क्या है। सपोज करिए आपको ये जो रिले है, इसकी जो कॉइल है ये 5 वोल्ट की कॉइल है, 5 वोल्ट से ऑन हो जाती हैं, तो नॉर्मली आप आर्डुइनो से आप इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये 12 वोल्ट हो जाए कि ये 12 वोल्ट से ऑन होगी कॉइल, तो आप इसको डायरेक्टली आर्डुइनो से ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन क्या है उसके हिसाब से आप कॉइल की रेटिंग देखें, पहला। दूसरा है लोड रेटिंग, कि ये वाली जो साइड है इसमें कितना करंट फ्लो हो सकता है और ये कितना वोल्टेज को सहन कर सकता है, उसकी रेटिंग, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि अगर ये 220 वोल्ट का बल्ब है AC का, तो इसकी रेटिंग होनी चाहिए 220 वोल्ट AC, ठीक है। ये साइड की, ये सब रिले के ऊपर लिखा हुआ होता है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और, ये जो कोयल वाली साइड है, अभी हमने 5 वोल्ट DC की बात करी, यहाँ पे हम 5 वोल्ट DC बात कर रहे थे या 12 वोल्ट DC बात कर रहे थे, लेकिन कोयल की साइड में आप AC वाली कोयल भी ले सकते हैं। ऐसी रिले भी मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाली रिले दिखाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर कुछ रेटिंग्स लिखी हुई हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ये ख़राब हो चुका है इसका लिखा हुआ, इसके ऊपर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है DC 5 वोल्ट, पहले तो सबसे ये है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये DC 5 वोल्ट बता रहा है कि आपको इस रिले की कोयल को ट्रिगर करने के लिए, कोयल को ऑन करने के लिए आपको 5 वोल्ट DC इसमें कनेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर AC वोल्टेज होगी तो वो भी यहाँ पर लिखी हुई होगी कोयल के लिए। दूसरा, एक रेटिंग यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिखी हुई है अलग अलग रेटिंग, ठीक है। तो ये 50 से 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में काम करेंगी, तो इंडिया में 50 हर्ट्ज़ आता है तो मतलब ये काम कर जाएगी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप 120 वोल्ट AC का लोड लगा रहे हैं इस साइड में, ठीक है, 120 वोल्ट AC का आप लोड लगा रहे हैं, तो उस केस में 10 एम्पियर करंट तक अलाउ कर सकती है,
ठीक है। 10 एम्पियर जैसे स्विच की रेटिंग होती है, आप मार्केट में जाते हैं स्विच लाने तो आप बोलते हैं कि मुझे 6 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, या एमसीबी होती है, वो भी एक तरह का स्विच है बट वो थोड़ा सा अलग स्विच है, तो उसमें भी आप एम्पियर की रेटिंग बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 एम्पियर तक का करंट अलाउ करती है। लेकिन अगर वोल्टेज चेंज हो जाती है तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 24 वोल्ट डीसी। ठीक है, उसमें भी ये 10 एम्पियर के करंट को अलाउ करती है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 7 एम्पियर। तो अगर आप 250 वोल्ट पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें मैक्सिमम 7 एम्पियर करंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट में शायद ये 12 एम्पियर है, क्योंकि यहाँ से मिटा हुआ है, तो शायद 120 वोल्ट पर आप 12 एम्पियर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है ये शायद डीसी की रेटिंग हो, मैं पक्का नहीं कह सकता। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी एसी की रेटिंग मेंशन की हुई है कि 120 वोल्ट एसी अगर यहाँ पर है तो उसमें आप 10 एम्पियर यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज करिए आपके पास एक फ़ैन है जो 2 एम्पियर पे चलता है। ठीक है, 2 एम्पियर का करंट लेता है और वो 240 वोल्ट एसी पे चलता है, तो आप इस रिले को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। देखिए 220 वोल्ट, 200 यहाँ पे सॉरी ये लिखा हुआ है 250 वोल्ट पे 7 एम्पियर देता है। ठीक है, तो 220 पे 7 एम्पियर से तो हमारा कम है और हमारा वोल्टेज भी कम है, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो फ़ैन होता वो 10 एम्पियर का या 15 एम्पियर का होता तो उस केस में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो ऐसे आप चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं एक रिले को अपने एप्लीकेशन के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है फ्री व्हील डायोड फॉर प्रोटेक्शन इन रिले। ठीक है, तो अगर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है या फिर बहुत से लोग बताना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो फ्री व्हील डायोड फॉर प्रोटेक्शन, फ्री व्हील डायोड या फिर फ्लाईबैक डायोड हम बोलते हैं, और हम रिले की कॉइल के साथ एक एक्सटर्नल डायोड लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। वो क्यों लगाते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें, कोयल क्या है, एक कोयल क्या है, एक इंडक्टर है। ठीक है, वायर के अगर हमने टर्न दी है तो वो एक इंडक्टर है। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक कोयल है जिसमें हमने एक वोल्टेज लगा रखी है। ठीक है, कोयल, सेम चीज़ जो मैं कोयल बोल रहा हूँ तो वो आप सीधा सीधा सा रिले पे भी वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ठीक है, तो जो मैं यहाँ बोलूँगा कोयल के लिए वो सीधा सीधा रिले पर एप्लीकेबल होता है। और रिले में कैसे कनेक्ट करनी है फ्लाईबैक डायोड या फिर फ्री व्हीलिंग डायोड, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो होता क्या है, कोयल एक इंडक्टर होती है। ठीक है, और इंडक्टर की एक खासियत होती है कि वो अपने थ्रू जो करंट पास हो रही है उसके थ्रू, उसमें अचानक से करंट को चेंज नहीं होने देगा। और जब मैं अचानक बोलता हूँ तो सडन चेंज ही वहाँ पर एप्लीकेबल होता है, अचानक से कुछ नहीं चेंज करेगा वो। ठीक है, अगर आपकी कोयल में से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और आपने अचानक से स्विच बंद कर दिया तो वो अचानक से एकदम से उस 1 एम्पियर को 0 एम्पियर नहीं होने देगा। ये खासियत होती है इंडक्टर की, और इसी की वजह से हमें फ्लाईबैक डायोड इस्तेमाल करनी होती है। क्यों होती है अभी पूरा देखते रहिए। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास एक इंडक्टर था जिसमें यहाँ पे एक हमने बैटरी लगाई हुई थी, तो उसमें मान लेते हैं कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, अभी उस टाइम इसके अक्रॉस यहाँ पे पोलैरिटी आई प्लस माइनस। ठीक है, और मान लेते हैं कि मैंने यहाँ से एक स्विच लगाया हुआ था, स्विच ऑन था तो करंट फ्लो हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैं स्विच को ऑफ कर दूंगा अचानक से, तो होगा क्या, अब इंडक्टर भाई साहब कहने लगे कि नहीं, मेरे थ्रू तो 1 एम्पियर जा रहा था, मैं तो चेंज नहीं करूंगा, ये मेरा नेचर है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट हो रहा था वो हेल्प करेगा इंडक्टर को उस 1 एम्पियर करंट को बनाए रखने के लिए कुछ समय तक, और धीरे 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 उस करंट को वो कम करेगा, एकदम से कम नहीं करेगा। जैसे ये सपोज करिए ये करंट फ्लो हो रही थी 1 एम्पियर की, तो वो अचानक से 0 नहीं होगी, वो धीरे 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 ऐसे कम होगी। ठीक है, तो होगा क्या, जब आप स्विच को ऑफ कर देंगे अचानक से, तो इस कोयल के अक्रॉस एक उल्टी वोल्टेज जनरेट हो जाएगी, रिवर्स वोल्टेज जनरेट हो जाएगी, और वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, प्लस इस बार इधर आ जाएगा और माइनस इस बार इधर आ जाएगा। ये खतरनाक चीज है हमारे बाकी डिवाइसेस के लिए। हमारे रिले को खराब नहीं करेगा ये, हमारे फ्री व्हील डायोड को खराब नहीं करेगा ये, लेकिन हमारे बाकी सर्किट को ये खराब कर सकता है। क्यों, वजह क्या है, और ये जब वोल्टेज जनरेट होगी यहाँ पर उल्टी पोलैरिटी की, रिवर्स पोलैरिटी की, ये बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, किलो वोल्ट में भी ये हो सकती है। और जब मैंने किलो वोल्ट बोला मतलब लगभग 1000 वोल्ट के आसपास। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये 1000 वोल्ट हमारे सर्किट में क्या करेगा। अब ये देखिएगा, ये एक सर्किट है
ठीक है, सेम वही सर्किट है। ये मान लेते हैं ये जो कॉइल है 12 वोल्ट से मैं इस बार चला रहा हूँ कॉइल को, और ये रिले की कॉइल है। अभी यहाँ पे मान लेते हैं ये डायोड नहीं लगा हुआ है और मैंने कुछ ऐसा सर्किट बनाया हुआ है जो मैं माइक्रो कंट्रोलर से चला रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर इस कॉइल को ऑन करता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अभी हमारे रिले ऑन है, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है। तो उस केस में क्या होगा, मैंने बताया था यहाँ पर ये +12 कनेक्टेड है, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको अचानक से ऑफ करूँगा, ये रिवर्स पोलैरिटी की वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब होगा क्या, अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये डायोड अभी कनेक्टेड नहीं है नॉर्मली, जैसे मैंने पहले बताया था। ठीक है, मान लेते हैं ये डायोड यहाँ पे अभी कनेक्टेड नहीं है, तो होगा क्या, यहाँ पर ये प्लस आया और ये 1000 वोल्ट के लगभग है। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि बीजेटी की एक रेटिंग होती है जिसमें हमें सेलेक्ट करनी होती है वोल्टेज की, वो कितना वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना वो झेल सकता है, कितना वो सहन कर सकता है। ठीक है, तो अगर 1000 वोल्ट यहाँ आएगा तो ये बीजेटी को ब्रेक डाउन कर देगा और ये हमारा बीजेटी भी खराब होगा। और जब बीजेटी हीट से खराब होगा या किसी वजह से खराब होगा तो हो सकता है उसका जो कलेक्टर है वो उसके बेस के साथ शॉर्ट हो जाए, क्योंकि मैंने ऐसा प्रैक्टिकली होते हुए देखा है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। अगर कलेक्टर और बेस आपस में शॉर्ट हो गए तो ये 1000 वोल्ट यहाँ से सीधा आपके माइक्रो कंट्रोलर में जाएगा और माइक्रो कंट्रोलर को डैमेज कर देगा। तो बीजेटी भी खराब हुआ और माइक्रो कंट्रोलर भी खराब हुआ। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम उसमें फ्लाईबैक डायोड या फिर फ्री व्हील डायोड का इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर इसमें ये डायोड लगी हुई होगी तो क्या होगा। मान लेते हैं कि डायोड लगी हुई है और हमने अचानक से स्विच ऑफ किया। ठीक है, तो होगा क्या, जब यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि नॉर्मली काम कर रहा है। ठीक है, हमारा लोड ऑन है, हमने रिले की कॉइल को ऑन किया हुआ है और यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, इसको भूल जाइए अभी। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो आप ध्यान से देखें तो ये पॉजिटिव यहाँ पर रिले इस डायोड के इस अगर यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है तो ध्यान से देखें तो ये जो हमारा डायोड है वो रिवर्स बायस हो गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि डायोड वहाँ पर है या नहीं है। लेकिन जब हम इसको ऑफ करेंगे तब ये अपोजिट पोलैरिटी की वोल्टेज जनरेट होगी। इस केस में क्या हुआ, पॉजिटिव जो है वो यहाँ आ गया और नेगेटिव यहाँ आ गया, और इस केस में हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो डायोड है वो ऑन हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और इसमें से ये जो वोल्टेज थी इसकी वजह से करंट फ्लो होने लगेगी इसमें ऐसे, और वो करंट यहीं घूमती रहेगी जब तक वो ख़त्म नहीं होगी। तो ये फ्री व्हील की तरह घूमता रहेगा। फ्री व्हील क्या होता है आप गूगल करके समझ सकते हैं। टॉयज़ में पहले इस्तेमाल होता था जिसे हम घिसड़ घिसड़ के चलाते थे और वो काफ़ी दूर तक चलता रहता था टॉय। ठीक है, उसके अंदर एक पहिया होता था लोहे का जो घूमता रहता था। ठीक है, तो उसमें हम एनर्जी को इकट्ठा करते रहते थे और वो उसको आगे चलने में हेल्प करता रहता था। तो वही ये फ्री व्हीलिंग की तरह यहाँ पे करंट व्हील करती रहेगी, फ्रीली घूमती रहेगी, तो इसलिए हमने इसको फ्री व्हीलिंग डायोड बोला या फ्लाईबैक डायोड बोला, क्योंकि ये जो वोल्टेज बैक हो रही है, ठीक है, एक तरह से बैक ईएमएफ की तरह ये वोल्टेज हमारे पास यहाँ जनरेट हो रही है, तो उसको भी हमने ये फ्लाईबैक डायोड का उस वजह से यहाँ पे हमने नाम दिया फ्लाईबैक डायोड। तो ऐसे आप किसी भी कॉइल के साथ एक फ्लाईबैक डायोड या फ्री व्हील डायोड इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बाकी सर्किटरी को बचाने के लिए। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और दूसरे पार्ट में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, और जो हमारे रिले हैं उसके कनेक्शंस पूरे के पूरे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे करने हैं, उसके टर्मिनल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मल्टीमीटर की हेल्प से आपको कैसे पता लगाना है कि कौन से जो हमारे कॉइल के टर्मिनल्स हैं और कौन सा हमारा कॉमन है, कौन सा हमारा एनसी है, कौन सा हमारा एनओ है, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन, सब मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।